नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर बड़े सामने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो आज कवर करेंगे। ठीक है, डेली 10 जो क्वेश्चन है वही हमारा टारगेट रहता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के रिलेटिव जितने भी जानकारियाँ रहती है वो मैं आपको बताती हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है या कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? फेडरेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अधिकतर अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सारे एग्जाम में आता भी है, तो आप सभी को अनुच्छेद तो याद होंगे ही। चलिए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 1। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आप सभी जानते हैं कि जो पहला अनुच्छेद उसमें क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो क्या कहा गया है? फेडरेशन तो हो नहीं सकता, तो क्या कहा है? और फेडरेशन नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर है सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाणिज्य संचार के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, कौन सी एजेंसी होगी जो कि नोडल होगी? ऑप्शन है आपके पास डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, देखिए जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसे ये क्या कहा जाता है? DIU भी कहा जाता है। ठीक है, DIU अवांछित वाणिज्यिक संचार। ठीक है, क्या है? मतलब कि जो अवांछित वाणिज्य संचार इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है VCC। इसके खिलाफ क्या होगा? दर्ज शिकायतों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी होगी। तो आप सभी को याद होना चाहिए। देखो, वाणिज्य संचार को क्या कहा गया है? उसे कहा गया है UCC, आप सभी को पता है। इसके साथ साथ जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है इसे WITIU कहा जाता है। तो यह जो है मतलब कि जो शिकायतें जितनी भी होगी इनसे निपटने के लिए नोडल एजेंसी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईयर ऑफ ऑक्स किस देश से ज्योतिष से संबंधित है? ठीक है, जो ईयर ऑफ ऑक्स है यह किस देश के ज्योतिष से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास कोरियाई ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, वियतनामी ज्योतिष या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखेंगे जो कि ईयर ऑफ ऑक्स है यह एक चीनी ज्योतिष है। ठीक है, कौन है चीनी ज्योतिष? अब देखिए चीनी ज्योतिष के अनुसार 12 प्राणी चीनी राशियों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जानवर और उसके जो व्यक्तित्व है उसके लक्षण को हर साल 12 महीने की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि राशियाँ। ठीक है, अब 2021 है, ठीक है, वह क्या है? एक ईयर ऑफ ऑक्स है। ठीक है, उनका कहने का मतलब यह है। तो यह जिसने कहा है वह किसने कहा है? तो एक चीनी ज्योतिष है, उन्होंने यह कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास वित्त संस्थान डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास ये ऐसे संगठन है जो भारत या जो धर्मार्थ होते हैं उनकी संस्थाओं के स्वामित्व में होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका संगठनों से प्राप्त धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय महत्व की जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनकी परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें जो कि विकास वित्त संस्थान होते हैं ये इसके लिए ये दोनों ही कथन सत्य है। देखिए जो विकास वित्त संस्थान होते हैं जिससे कि DFIA, ठीक है, इसके संगठन है। ठीक है, कौन सा है? DFI। तो ये क्या है? इसका संगठन है जिनका स्वामित्व या तो सरकार या धर्मात्मक जो धर्मार्थ होते हैं उनके साथ या संस्थाओं के पास होता है। इन संगठनों से जो प्राप्त धनराशि होती है इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के जो बुनियादी ढांचे होते हैं उन पर परियोजनाओं के लिए किया जाता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दोनों सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? ठीक है, क्या कहा गया है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है यह क्या है? ऑप्शन कह रहा है कि जर्मनी में एक सरकारी संगठन, एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, UN का एक विज्ञ या फिर एक निजी संगठन है। ठीक है,
आपको बता दें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के क्या है, एक बर्लिन में स्थित, एक कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना है कि यह बर्लिन में क्या है स्थित है। तो क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास लेदर बेक कछुआ, ओलिव रिडेल कछुआ, हरा कछुआ या फिर हॉक्सबिल कछुआ। ठीक है, जो भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो समुद्री कछुआ उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि ओलिव रिडेल कछुआ। ठीक है, अब देखो जो ओलिव रिडेल कछुआ है यह भारत में पाए जाने वाले कछुओं में से क्या है, इसकी सबसे छोटी प्रजाति। ठीक है, या तो फिर पूछेगा आप सबसे छोटी प्रजाति पूछेगा या कहेगा कि सबसे छोटा, तो आपको याद रखना है कि जो ओलिव रिडेल कछुआ है यह क्या है, तो यह भारत में पाए जाने वाली कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कश्मीर स्टेक, ठीक है, कश्मीर स्टेक के बारे में सही कथन चुनना है। ऑप्शन है आपके पास पहला, हंगुल को गंभीर रूप से लुप्त प्रायः प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि महिला हंगुल में 11 से 16 अंकों के साथ एंटरल है, जबकि पुरुषों के पास कोई एंटर नहीं होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, यानी कि जो कश्मीर स्टेग है इसके बारे में सही कथन है वह यह है कि जो हंगुल है उसको गंभीर रूप से क्या कहा गया है, लुप्त प्रायः प्रजाति के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें कि महिलाओं को क्या है, देखो जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को तो नहीं है। क्या कह रहा है कि जो पुरुष कश्मीरी स्टेग है ना उनको 11-16 मिला। ठीक है, महिलाओं को नहीं मिला है, इसमें पुरुषों को मिला है 11 से 16, मतलब कि 11 से 16 अंक होते हैं, जबकि जो महिलाओं में होता है इस सुविधा का कोई भी अभाव नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ई युवा केंद्र के चयन के लिए क्या मापदंड है? ऑप्शन है आपके पास एक, समर्पित स्थान और तैयार बुनियादी ढांचा होना चाहिए। दूसरा है, नए केंद्रों में नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अनुभवी जो कर्मियां होती है उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ई युवा केंद्र है इसके चयन में यह दोनों ही कथन क्या है आपके सत्य है। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सत्य होगा। ब्रिक एक समिति निम्नलिखित मापदंडों पर नए केंद्रों का चयन करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें एक जो समर्पित स्थान होगा और एक प्रासंगिक अवसंरचना होनी चाहिए जो कि इस्तेमाल करने के लिए तैयार होनी चाहिए। नवाचार और जो उद्यमशीलता होते हैं इसके कार्यक्रमों के लिए संचालन में क्या होना चाहिए, जो अनुभवी, यानी कि जो बोलते हैं जिनको अनुभव हो ऐसे ही कर्मचारी होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, यानी कि एक समर्पित स्थान और तैयार बुनियादी ढांचा भी होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि नए केंद्रों में नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था? ऑप्शन आपके पास इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा? आई होप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोरारजी देसाई थे यह क्या थे, यह सबसे ज्यादा, ठीक है, उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि जो मोरारजी देसाई है वह भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री रहे, जबकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 81, ठीक है, 81 वर्ष की आयु में अपना पद ग्रहण किया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उम्र वाले यही हो गए। तो आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका? मोरारजी देसाई जी, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन जो कि मूल्य, यानी कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है उस पर सलाह कौन देता है? ऑप्शन है आपके पास वित्त मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग या फिर भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली। ठीक है, चलिए ये 3 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। भारत जो सरकार द्वारा निर्धारित क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट
प्राइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि लागत और जो मूल्य आयोग होता है इसके द्वारा। ठीक है, अब देखो एमएसपी, जिसे कि चुनिंदा फसलों के लिए क्या किया जाता है? केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। यह कृषि लागत और जो मूल्य आयोग होते हैं इसकी सलाह पर निर्धारित है। किसकी सलाह पर है? तो एक कृषि आयोग और जो मूल्य आयोग होते हैं इन पर। ठीक है, क्या आधारित है? तो आपको याद रखना है कि जो फसलों के लिए केंद्र द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वह क्या, तो आपको याद है सरकारी द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है कि इसके सलाहकार कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, इस तरह आज के हमारे 10 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए, अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।